नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के महानगर भारत का आईना है, तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज ग्राउंड रिपोर्ट मध्य प्रदेश से, जहां पर दलित वोटर क्यों हैं बीजेपी और कांग्रेस के लिए गेम चेंजर्स, और छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व बनाम हिंदुत्व की लड़ाई में कौन निकलेगा आगे। शुरुआत करते हैं केरल की खबर से, जहां 5 साल की बच्ची की संदिग्ध यौन हमले और उसकी हत्या के बाद से राज्य में विपक्ष केरल सरकार पर हमलावर है। बच्ची 21 घंटों के लिए लापता थी। पुलिस पर आरोप है कि वो समय पर इस बच्ची को बचाने में नाकाम रही है। मक्कड़े माप, प्यारी बेटी हमें माफ करो, ये केरल पुलिस का वो संदेश है जो उसने एक नन्ही बच्ची के मौत के बाद सोशल मीडिया पर डाला है। 5 साल की इस बच्ची के गायब होने के 20 घंटे बाद पुलिस ने उसका शव बरामद किया। बच्ची का बर्बर रेप किया गया था और दम घूंढकर मारा गया था। शुक्रवार की रात जैसे ही पुलिस को बच्ची के लापता होने की खबर मिली, पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। एक सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि पड़ोसी ने दोपहर को उसका अपहरण किया था। आरोपी को तुरंत पकड़ लिया गया, लेकिन बताया गया कि वो इतने नशे में था कि कोई जवाब नहीं दे पाया। लापता बच्ची के बारे में केरला पुलिस की एक फेसबुक पोस्ट को देखने के बाद एक आदमी ने उनसे कहा कि उसने आरोपी को इस बच्ची के साथ अलुआ मार्केट के पास देखा था। उसने उससे पूछा भी था कि ये बच्ची कौन है, और आरोपी ने कहा कि वो उसकी बेटी है। उसके बाद ही पुलिस ने अलुआ मार्केट के पास छानबीन करना शुरू किया। इसके बाद पुलिस ने एर्नाकुलम के अलुआ बाजार में एक कूड़े के ढेर में छानबीन की। वहीं इस बच्ची की क्षत विक्षत शव एक बोरे में बंद मिला। उसे कूड़े और पॉलिथीन से छुपाने की कोशिश की गई थी। परिवार ने एक व्यक्ति के बारे में बताया था। वो एक चिकन शॉप चलाता है और उसी के सीसीटीवी में हमने देखा कि वो लड़की के साथ जा रहा है। तब से ही हमने उसकी तलाश शुरू कर दी। उसके बाद हमने उसे पकड़ लिया। आरोपी और मारी गई बच्ची का परिवार दोनों ही बिहार से हैं। 4 दिन पहले ही ये आरोपी उस घर की पहली मंजिल में रहने आया था जहां इस बच्ची का परिवार रहता है। उधर विपक्ष का आरोप है कि पुलिस समय पर बच्ची को बचाने में नाकाम रही। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरी घटना के बाद केरला पुलिस में एक फेसबुक पोस्ट लिखा और माफी मांगी। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि पुलिस को उनकी सैलरी आम लोगों के टैक्स से इसलिए नहीं मिलती है कि वो अपनी गलती की माफी मांगे और कोई कदम ना उठाएं। जब बच्ची का पता लगाने की कोशिश चल रही थी तो हमें उम्मीद थी कि हम उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने गहन जांच की है और एक आदमी को गिरफ्तार किया है। सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत दुखद घटना है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। ये बिल्कुल स्वीकारा नहीं जा सकता। ऐसे लोगों को इंसान तक नहीं कहा जा सकता। ये लोग हैवान हैं। कानून के दायरे में जो भी कार्रवाई की जानी चाहिए वो जरूर होगी। इस बीच जिस स्कूल की पहली क्लास में बच्ची पढ़ती थी, वहां उसे श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों लोग जुटे। सबकी एक ही मांग थी कि गुनहगार को मौत की सजा दी जाए। केरला से एसपी बाबू के साथ उमा सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार के मामले सुर्खियों में रहते हैं। शिवराज सरकार इन घटनाओं से परेशान है क्योंकि चुनावों में कुछ ही महीने बचे हैं और इन घटनाओं से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस ऐसे में दलित वोटरों को साधने में लगी है। वहीं बीजेपी दलितों से जुड़ने के लिए समरसता यात्रा निकाल रही है, जो 12 अगस्त को सागर में खत्म होगी और उसी दिन वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास के मंदिर की नींव रखेंगे। और अगले ही दिन कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे वहां एक मेगा रैली करने वाले हैं। 30 जून को शिवपुरी के नरवर में 2 दलित युवकों का मुंह काला किया गया। जूते चप्पलों की माला पहनाई गई। आरोप लगा कि उनके मुंह में भी मल भरा गया है। जुलाई में ही साल भर पहले सागर में एक दलित युवक के कपड़े उतारकर उसकी बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। 24 जुलाई को देवास में आदिम जाति कल्याण विभाग के दफ्तर में घुसकर उप सरपंच ने एक दलित कर्मचारी के साथ मारपीट की, जाति सूचक गालियां दी, ऐसे आरोप भी लगे। 21 जुलाई को छतरपुर जिले में एक शख्स ने आरोप लगाया कि रामकृपाल पटेल नाम के आरोपी पर
गलती से ग्रीस लगने की वजह से पटेल ने कथित तौर पर उसके पूरे शरीर और मुंह पर मल लगा दिया और उसे जाति सूचक गालियां दी। ये सारे मामले सुर्खियों में आए, विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। आज महिलाओं पे अत्याचार पर नंबर 1, आदिवासियों पर अत्याचार पर नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, ये शिवराज सिंह जी ने यहाँ पहुँचा दिया नंबर 1। जहाँ नंबर 1 होना था उससे तो हम 101 हो गए, और जहाँ हमें नहीं होना था वहाँ हमें नंबर 1 पहुँचा दिया। दुर्भाग्य। सरकार कार्रवाई की ढाल में सियासी हमलों से बच रही है, दूसरी तरफ सियासी यात्रा से आरोपों की आंच को कम करने की जुगत में है। संत कवि रविदास जी के मंदिर के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश में 5 जगहों से समरसता यात्रा शुरू हुई। 18 दिन 46 जिलों में 55,000 गांवों से मुट्ठी भर मिट्टी, अन्न और 313 ब्लॉक की प्रमुख नदियों का जल सांकेतिक तौर पर लेकर यात्रा से लोग सागर पहुंचेंगे। ये सभी यात्राएं 12 अगस्त को सागर के बड़तुमा में समाप्त होंगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संत रविदास मंदिर का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने न केवल भक्ति का बल्कि सेवा का भी एक नया इतिहास रचा, और इसलिए सरकार संत रविदास जी का एक भव्य स्मारक मंदिर सागर में बनाने जा रही है। एक दिन बाद 13 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उसी सागर जिले में एक मेगा रैली को संबोधित कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 16% दलित वोटर है और इन्हें गेम चेंजर माना जाता है। यही वजह है कि दोनों दलों के नेता बुंदेलखंड का रुख कर रहे हैं, जहां दलित आबादी लगभग 20 से 25% है। विधानसभा की 84 सीटों पर 80 लाख दलित वोटर हार जीत तय करते हैं। मध्य प्रदेश में 35 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 2013 के चुनाव में जब बीजेपी ने 230 में 165 सीटें जीती थीं, तो उसे 35 में से 28 सीटों में जीत मिली थी, यानी कुल 80%, जबकि कांग्रेस सिर्फ 4 सीटें जीत सकी थी। उसके बाद बसपा 3 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर थी। हालांकि बसपा का 2003, 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में 69 सीटों पर मत प्रतिशत औसतन 10% से अधिक रहा, लेकिन 5 साल बाद 2018 के चुनाव में 35 एससी आरक्षित सीटों पर बीजेपी की संख्या घटकर सिर्फ 18 रह गई, जबकि कांग्रेस की गिनती 4 गुना से बढ़कर 17 सीटों पर पहुंच गई। दोनों दल दलितों को लुभाने की पूरी कोशिश में है, लेकिन इसके बीच एक स्याह हकीकत है, मध्य प्रदेश में दलितों के प्रति अत्याचार। देश में 25.82% मामलों के साथ दलितों के प्रति अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। 14.7% मामलों के साथ राजस्थान दूसरे नंबर पर और 14.1% मामलों के साथ मध्य प्रदेश इस पायदान में तीसरे नंबर पर है। हालांकि सूबे के गृह मंत्री कहते हैं उन्हें आंकड़ों पर भरोसा नहीं। सीधी जैसी घटना पर तो दुख होता ही है, लेकिन आंकड़ों पर विश्वास नहीं होता है। पर आंकड़े तो आपकी है ना, एनसीआर भी तो सिर्फ डेटा कलेक्ट करता है। उसके बावजूद भी हमने कहा हम जो बोल रहे हैं इसका जवाब दो ना। छुटमुट घपलाओं से आंकड़े अगर बन जाते हैं। 2018 के चुनाव में SC/ST एक्ट पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दलित मतदाताओं को नाराज कर दिया था। हिंसा फैली, तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में खासा नुकसान हुआ। ऐसे में सरकार को लगता है आंकड़ों और मामलों की आंच पर संत रविदास के लिए भव मंदिर से दलित मतदाता का झुकाव बीजेपी की तरफ आ सकता है। भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। साफ है, दोनों पार्टियां गेम चेंजर दलित वोटरों को इस राज्य में हर कदम साथ लेकर चलना चाह रही हैं। सागर, जहां संत रविदास के मंदिर की नींव रखी जा रही है, वो बुंदेलखंड का गेटवे है, जहां दलितों की संख्या बहुत ज्यादा है। मध्यकालीन युग के मशहूर संत और कवि संत रविदास ने हमेशा बराबरी और भाईचारे का संदेश दिया था। क्या ये संदेश दोनों पार्टियों के मुद्दे हैं, ये वोटरों को अब पता करना होगा। उधर छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल से राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने राम मंदिर, पर्यटन, गौधन के मोर्चे पर कई सरकारी योजनाएं खड़े कर दी हैं। जाहिर तौर पर उनके निशाने पर बीजेपी के मुद्दे थे, लेकिन सवाल ये भी है, क्योंकि पहले कभी छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व के नाम पर वोट नहीं डाले गए हैं, ऐसे में क्या इस बार हिंदुत्व बनाम हिंदुत्व का एजेंडा छत्तीसगढ़ चुनावों में काम करेगा? छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के राज में सबसे पहले गौठानों के जरिए गौ संवर्धन की बात कही गई। फिर गोधन न्याय जैसी योजनाओं में गोबर, गौमूत्र खरीद कर सुराजी गांव के सपने को साकार करने की बात आई।
किसान न्याय योजना में गौ माता की सेवा को जोड़ा गया, जिससे किसान, गांव और हिंदुत्व के मुद्दे पर भूपेश भारी पड़ने लगे। फिर जैसे ही बीजेपी राम मंदिर के नाम पर आगे बढ़ी, भूपेश बघेल कौशल्या माता और भगवान राम की ननिहाल की बात लेकर आ गए। राम वनपथ गमन, रामायण प्रतियोगिता और भजन मंडलियों को आर्थिक मदद देकर भावनात्मक मुद्दे के साथ आर्थिक मदद को भी जोड़ दिया गया। शिवरी नारायण में भगवान राम के मंदिर का जीर्णोद्धार, रायपुर से लगे चंद्रखुरी में माता कौशल्या के मंदिर के विकास के साथ भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना भी हुई। जब से सरकार ने ये सौंदर्यीकरण का जो कार्यक्रम आरंभ किया है, तब से लोग माँ कौशल्या को जानने लगे। पहले हम लोग सिर्फ अपने क्षेत्रवासी के लोग ही जानते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया माता कौशल्या को जानने लगे हैं। रोजगार की भी यहाँ प्रगति हुई है, बाहर से लोग आते हैं रोजगार के लिए भी। यहाँ बहुत सारे व्यवस्था हैं और आसपास के जो क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में थोड़ा सा विकास भी बढ़ गया है। पहले छत्तीसगढ़ कौशल और बस्तर का इलाका दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। दक्षिण कौशल के राजा भानुमंत की पुत्री थी कौशल्या माँ, इसलिए छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल बताया जाता है। लेकिन ये ब्रांडिंग बीजेपी को सियासी लग रही है। राम वनगमन पथ के काम हुए हैं, वहाँ पर अपूर्व भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये लोग वो लोग हैं जिनके मुंह में राम और बगल में छुरी है। बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। सबसे ज़्यादा तुष्टीकरण इन्हीं लोगों ने किया है। सबसे ज़्यादा धर्मांतरण इन्हीं के समय में हो रहा है। बाहर के लोगों को लाकर यही लोग बसा रहे हैं यहाँ पर, और उस पर कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। यह इनको समझ में आ गया है कि भगवान राम के नाम लिए बिना वोट नहीं मिलेगा, इसीलिए ये मजबूरी में भगवान राम का नाम ले रहे हैं। हालांकि सरकार कहती है उनके राम सियासी नहीं हैं। 15 साल ये लोग गवर्नमेंट में रहे, क्या इनको नहीं पता कि माता कौशल्या दक्षिण कौशल से थी, और दक्षिण कौशल पहले छत्तीसगढ़ को पहले दक्षिण कौशल कहा जाता था, और चंदखुरी में उनके नाम पे मंदिर है। क्या उसका जीर्णोद्धार उन्होंने कराया? क्या उनको नहीं पता था कि हमारे जो प्रभु श्री राम हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ से होके गुजरे हैं? ये उनको पता था, तो ये काम वो कर सकते थे। 15 साल में उन्होंने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। जब हम कर रहे हैं तो उनको नकली लग रहा है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व कभी चुनावी मुद्दा रहा नहीं है, लेकिन चुनावी साल में कांग्रेस और भाजपा दोनों खुद को राम भक्त होने का दावा कर रही हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि भगवान राम किसकी नैया पार लगाते हैं। इसके लिए दिसंबर तक इंतजार करना होगा। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की रमन सिंह सरकार 15 साल तक सत्ता में रही, लेकिन कभी यहां राम या हिंदुत्व को बड़ा मुद्दा नहीं बनाया गया। लेकिन अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम वन पथ गमन टूरिज्म सर्किट बनाकर राम भक्त होने पर दावा कर दिया है। वैसे बीजेपी कह चुकी है कि राम पथ जो कांग्रेस बता रही है वो काल्पनिक रास्ता है, पुराणों में इस रास्ते का जिक्र नहीं। देखना होगा चुनावों में कौन से रास्ते कौन आगे बढ़ने वाला है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हमारा भारत में अभी आगे जानेंगे गुरबाणी के प्रसारण अब किसके अधिकार। आप देख रहे हैं हमारा भारत और अब खबर पंजाब की। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की गुरबाणी अब सीधे आपके घर तक एसजीपीसी यानी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चैनलों के जरिए पहुंचेगी। एसजीपीसी ने तय कर दिया है कि अब वो अपने यूट्यूब और सैटेलाइट चैनल से ही गुरबाणी का प्रसारण करेगी। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी, सिखों के 10 गुरुओं की सीख, कबीर और रविदास जैसे संतों के दर्शन और सिद्धांत, ये सब गुरु ग्रंथ साहिब है। और जब गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है तो इसे गुरबाणी यानी गुरुओं की वाणी कहते हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से गुरबाणी का प्रसारण न सिर्फ देश भर में बल्कि विदेशों तक पहुंचता रहा है और अब
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के YouTube चैनल में गुरबानी प्रसारित होने से रोज हजारों लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं। एक ही हफ्ते में SGPC के YouTube चैनल का सब्सक्राइबर बेस 23,000 से बढ़कर 1,51,000 तक पहुंच गया है, यानी एक हफ्ते में 550% की बढ़ोतरी। इसी एक हफ्ते में 32 लाख लोगों ने चैनल देखा, जबकि गुरबानी प्रसारित करने से पहले पिछले 6 साल में सिर्फ 27 लाख लोगों ने ही SGPC का YouTube चैनल देखा था। बहुत खुशी की बात है कि संगत का बहुत बड़ा रिस्पॉन्स आया है। मैं देख रहा था कुछ टीवी वाले लोगों को ये जब आंकड़े बताए गए तो काफी वो इस पे काफी खुशी का प्रगटावा कर रहे थे और ये इनको पहले नंबरों पर लेकर आ रहे थे। अभी तक लोग PTC पंजाबी नाम के चैनल और उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही गुरबानी देख रहे थे। अब जब SGPC के YouTube चैनल पर गुरबानी प्रसारित हो रही है तो लोग उत्साहित हैं। वो चाहते हैं कि SGPC सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही नहीं बल्कि अपना सैटेलाइट चैनल लॉन्च करके भी लोगों तक गुरबानी पहुंचाए, ताकि जिन लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन या स्मार्टफोन नहीं है वो भी गुरु की वाणी को पा सकें। गरीब बंदे वास्ते बहुत मुश्किल है क्योंकि नेट नहीं चला। गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि वो नेट नहीं चला सकता। हमारी विनती है, जो पहला चैनल सुबह 4 बजे से शाम 4 बजे तक आता था, हमें वही पसंद है, वही दोबारा चालू किया जाए। साडी यही बेनती है कि वही चालू दोबारा किया जाए। हमारी विनती है कि ये चैनल डिश टीवी पर भी होने चाहिए ताकि हर कोई व्यक्ति गुरु के साथ जुड़ सके, गुरु के नाल जुड़ सके। मैंने राजनीति बारे इतना ख्याल नहीं है। मैं राजनीति नहीं जानता, लेकिन मैं कहूँगा कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। लोगों में एक खुशी की लहर है, एक खुशी की लहर दौड़ पी है सारे विच। तेग बहादुर सिमरे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने सैटेलाइट चैनल की तैयारी में भी जुट गई है। इस सिलसिले में SGPC का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से मिल चुका है। हालांकि राज्य में गुरबानी प्रसारण एक राजनीतिक विवाद बन चुका है। स्वर्ण मंदिर की गुरबानी का प्रसारण किसी एक चैनल को नहीं बल्कि सभी चैनलों को मिलना चाहिए, ये पंजाब सरकार की राय रही है। इसलिए वो इस मुद्दे पर विधानसभा में एक बिल पास करवा चुकी है, लेकिन इस बिल पर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को ऐतराज है। राज्यपाल कह रहे हैं कि जिस सत्र में यह बिल पास करवाया गया वो विधानसभा का सत्र ही अवैध था। उन्होंने तो गैर संवैधानिक कह दिता, सुप्रीम कोर्ट जाओगे ठीक है, बिल पास नहीं, बजट एक्सटेंशन सेशन नहीं बनते, चारे बिल पास होंगे थोड़ा जिहा वेट। साल 2007 से गुरबानी के प्रसारण के अधिकार PTC नेटवर्क के पास थे। ये नेटवर्क शिरोमणि अकाली दल के बादल परिवार का है। SGPC में अकाली दल इस वक्त सत्ता में है, इसलिए पंजाब के राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि क्या पंजाब की मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार गुरबानी के प्रसारण अधिकारों पर बिल पास करवाकर अकाली दल और बादल परिवार के प्रभाव को कम करना चाहती है। वैसे बीती 23 जुलाई को PTC चैनल का करार SGPC के साथ खत्म हो चुका है, लेकिन जब तक SGPC का सैटेलाइट चैनल लॉन्च नहीं हो जाता तब तक PTC चैनल गुरबानी का प्रसारण करता रहेगा। ऐसा अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के आदेश के बाद हुआ है। अमृतसर से ध्यानचंद शर्मा के साथ शरद शर्मा, NDTV इंडिया। तो ये भी साफ है कि राज्य सरकार और अकाली दल बादल के लिए गुरबानी का प्रसारण एक बड़ा मुद्दा बना रहेगा। हालांकि आम जनता और श्रद्धालुओं को कोई शिकायत नहीं। फिलहाल उन्हें YouTube और सैटेलाइट चैनल्स दोनों के जरिए गुरबानी पहुंच रही है। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं, हमें जरूर बताएं। हमारा भारत में आज इतना ही, लेकिन NDTV इंडिया में खबरें जारी रहेंगी।